आज हम लोग हेल्महोल्ट्ज़ अनुनाद या हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर पे बात करते हैं। ये जो हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर है वो इस तरीके का एक वेसल है, एक कंटेनर है, एक बर्तन होता है जिसमें ये जो हिस्सा है इसका नेक है। ठीक है, ये कैसा नेक है, एक कैसा गर्दन है, इसका लंबा है और पतला है। ठीक है, सुराही जैसा। और इस गर्दन के अपोजिट, इसके नेक के अपोजिट एक होल बना रहता है। यहां छोटा सा एक होल इस तरीके से बना रहते हैं। तो ये जो सिस्टम बना, ये जो निकाय बना, ये हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर है। सवाल ये कि इस बर्तन के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? इस बर्तन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये जो बर्तन है या ये जो हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर है, इसको हम लोग कोई भी दी गई ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए करते हैं। इस रेजोनेटर को किस में यूज करते हो आप? किस में यूज करते हैं? गिवन साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए। ठीक है, अब यदि जो गिवन साउंड वेव है उसको आप यहां अप्लाई करवा देंगे, इसके गर्दन पे अगर आपतित करवाते हैं आप, तो इसके अंदर जो हवा भरी हुई है, एयर फील्ड है, वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, कंपन होता है यहां। और इसके जो कंपन की आवृत्ति है इंसिडेंट साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी के यहां जो आपतित ध्वनि तरंग की आवृत्ति के अगर बराबर हो जाती है तो वो अनुनाद उत्पन्न करता है, रेजोनेंस जनरेट करता है, जिसके फलस्वरूप अगर आप यहां अपना कान लगा करके सुने ना तो आपको तेज ध्वनि सुनाई देती है। ठीक ठीक, अब क्या कीजिए, इसको पहले एक्सप्लेन कर लीजिए। कैसे एक्सप्लेन किया कि भाई एक खोखला बर्तन होता है, इसमें छोटी और पतली एक गर्दन होता है जिसके अपोजिट एक फाइन होल कर देते हैं, इससे ध्वनि की आवृत्ति पता करने में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं आपके इस बर्तन का, यहां जो बर्तन है उसका वॉल्यूम कैपिटल वी है, आपके इस बर्तन का आयतन वी है, और इसका जो नेक है ना, इसका जो गला है, उसका लेंथ मान लेते हैं L है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। लिखा लिखा। अब यदि हम लोग यहां से कोई साउंड वेव को इंसिडेंट करवा देंगे, साउंड वेव जब यहां पे आपतित होते हैं तो इसके अंदर जो हवा भरी हुई है, यहां तक पूरा हवा भरा रहा होगा, तो हवा क्या हो जाएगा? यहां कंप्रेस होगा, तो हवा में मान लेते हैं x का विस्थापन आता है। जब इसमें ध्वनि तरंग को आप आपतित करवाएंगे तो यहां का हवा क्या हो जाएगा? x विस्थापन आ जाएगा, उसमें हवा में x विस्थापन आएगा। क्लियर है? x विस्थापन आने का मतलब क्या? देखिए, एरिया कितने का है? a का। विस्थापन कितने का आया? x का। तो कितना वॉल्यूम नीचे गया है ये? अगर मैं आपसे पूछूं v का मान कितना होगा, यहां कैपिटल V तो बर्तन का है ना पूरा, मैं एक गले में भरी हुई हवा के बारे में बात करूंगा तो आप बोलेंगे a एरिया ले लेते हैं और इसके साथ x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो वायु के आयतन में कमी, v आयतन में कितना कम हुआ? ax कम हो गया, वायु के आयतन में कमी इतना हो गया। अब आयतन बदल रहा है, आयतन चेंज होगा। आयतन चेंज होने का मतलब हम लोग इलास्टिसिटी वाले पार्ट में जाएंगे, प्रत्यास्था वाले चैप्टर की बात करेंगे। क्या पढ़ा था आपने? आपने ये कहा था कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, और आयतन में परिवर्तन है ना, आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो कौन सा आएगा यहां? बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्था गुणांक आएगा। क्लियर है ना? तो यहां आप लिखेंगे ये कि यहां अगर बर्तन का आयतन कैपिटल V मान लेते हैं, स्मॉल v नहीं लिखना,
बर्तन का आयतन कैपिटल V मान लेते हैं और ये गर्दन की लंबाई L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इसमें जब आप ध्वनि तरंग को आपतित करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, तो हवा क्या हो जाएगा? विस्थापित होगा। तो आयतन में कितने की कमी हो गई? तो आपने कहा Ax का कमी होगा। आयतन कम हुआ तो दाब बढ़ेगा। दाब कितना बढ़ गया? मान लेते हैं P। ठीक है, आगे गए, नोट कर लिया इतना? हेल्महोल्ट्ज़ क्या होता है और इस बर्तन में हवा भरी हुई है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। अब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ओर बढ़ने वाले हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया? चलिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक या प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। मतलब K, प्रतिबल कितने का? P, और ये आयतन विकृति कितने का आ गया? आयतन में परिवर्तन V, प्रारंभिक आयतन कैपिटल V। क्लियर है? आयतन में कमी हो रहा है इसलिए माइनस लेना पड़ेगा ना। अब इसको अगर सिंपल करके P की वैल्यू निकालना चाहें तो आप क्या कर देंगे? इस पूरे को यहां से उठा करके यहां ट्रांसफर कर देंगे। तो P का वैल्यू माइनस के V बाई कैपिटल V आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट है आपके कैलकुलेशन का। अब आपने कहा था कि जब ध्वनि आपतित करवाएंगे गर्दन में तो दाब में वृद्धि होती है। दाब, प्रेशर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो मैं अगर आपसे पूछूं फोर्स कितना होगा तो आप लोग बोलेंगे फोर्स का वैल्यू P इंटू A होगा। अब अगर P की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको ये मिलेगा माइनस के ए वी डिवाइडेड बाई V। इस V का मतलब वेलोसिटी बिल्कुल नहीं लेना, ये V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम है। अगर साउंड वेव को इंसिडेंट करवाएंगे ध्वनि तरंग को तो वायु में विस्थापन होगा, दबाव आएगा इतने का। ठीक है, इसलिए अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ गया के ए स्क्वायर V इंटू एक्स। ए स्क्वायर कहां से आया जी? ये जो V का वैल्यू रखेंगे आप V इज इक्व टू ए एक्स को, तो कितना हो जाएगा? A और ए स्क्वायर, एक्स और V। क्लियर हुआ? F फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण। इस हिसाब से अगर इसको मैं सिंपल करता हूं इस इक्वेशन को तो क्या मिलेगा? देखिए, अब अगर वायु का घनत्व रो मान लेते हैं, ठीक है, तो रो अगर घनत्व है उस स्थिति में उसके जो गर्दन में भरी हुई हवा थी, ये हवा भरी हुई थी, इसमें कितना लंबाई था? L, क्षेत्रफल कितना था? A, तो आयतन कितने का हो जाएगा? अभी आपने कहा था क्षेत्रफल में अगर लंबाई को गुणा कर दें तो ये आयतन हो जाता है। तो द्रव्यमान कितना होता है भाई? वॉल्यूम और डेंसिटी का प्रोडक्ट होता है ना। घनत्व किसको बोलते हो आप? प्रति एकांक आयतन द्रव्यमान को, है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो डेंसिटी होता है। तो मास कितना होगा? AL यानी कि आयतन और रो यानी कि घनत्व, m का वैल्यू। तो F की वैल्यू कितना लिखेंगे आप? m d2x by dt2। d2x by dt2 को क्या बोलते हैं आप लोग? त्वरण। विस्थापन को अगर दो बार अवकलन कर देते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट को अगर 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं आप, तो पहले सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन बनता है। तो ये आया। m का वैल्यू रख दीजिए, AL रो d2x by dt2 इक्वल्स टू माइनस KA स्क्वायर बाई V x हुआ। अब क्या करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। देखिए, AL रो को अगर यहां से ट्रांसफर करके इधर भेज दें तो d2x by dt2 माइनस KA स्क्वायर बाई V x इंटू 1 बाई AL रो। A और A, ये वाला A और ये वाला A कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? यहां
यहां बचा d2x बाई dt2 इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर, नहीं एक ठो ए तो कैंसिल हो गया है ना, तो के ए वी एल रो एक्स आ जाएगा। क्लियर है? और इसको अगर इधर ट्रांसफर कर दें, इसको अगर इधर ट्रांसफर कर दें, ये स्क्वायर नहीं रहेगा ना, d2x बाई dt2 प्लस के ए वी एल रो एक्स इक्वल टू 0। ये आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, चेक कर लीजिए। ये x का फंक्शन, x और x का फंक्शन, ओमेगा स्क्वायर की जगह ये है, लिख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर की जगह के ए वी एल रो है। अब अगर स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो वो रूट हो जाएगा, और ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई न्यू। तो आवृत्ति अगर निकालें, ये 2 पाई को ट्रांसफर कर दीजिए, आवृत्ति निकालने के लिए 2 पाई को ट्रांसफर कर दीजिए, तो v का न्यू का वैल्यू कितना, 1/2 पाई रूट अंडर के बाई रो ए वी एल। ए रूट अंडर के बाई रो स्पीड ऑफ साउंड निकाले थे आप, याद आया? ये स्पीड ऑफ साउंड है। तो इसको पहले सिंपल करके लिखिए, 1/2 पाई रूट अंडर के बाई रो ए वी एल। के बाई रो को वी एस बोलते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख दीजिए, इसके प्लेस में क्या लिख दीजिए, ये वी एस 2 पाई ए बाई वी एल। इस वी एस को स्पीड ऑफ साउंड बोलते हैं। वी एस क्या है, वायु में ध्वनि का वेग, इसको के बाई रो लिखते हैं। क्लियर हुआ? ये फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया है, वी एस बाई 2 पाई रूट अंडर ए बाई वी एल। ये जो समीकरण है ये आपके अनुनाद की स्वाभाविक आवृत्ति बताता है, और साथ साथ ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके बर्तन के आयतन पर भी निर्भर करता है। ठीक है? तो विभिन्न आकार के रेजोनेटर अगर आप लेंगे तो वो अलग अलग आवृत्ति बताएगा। ठीक? तो ये है आपका हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर।